पूर्व ज्ञान को भी आज जानने और परखने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं। यस, लेट्स गो। शुरू करते हैं। यस। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? यह कथन निम्न में से किसका है? दोस्तों यह बड़ी फेमस परिभाषा है संवेग की, जो बार बार आई है यूपीटीटी में। एंड द राइट आंसर इज गाइस यस, वुडवर्थ। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्या आंसर दिया है दोस्तों? बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बहुत पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय कथन। आइए शुरू करते दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। दोस्तों सिंपल सी बात क्या है, जब एक स्टूडेंट एक क्लास में एंट्री करता है, दोस्तों कोई भी स्टूडेंट जब एक क्लास में एंट्री करता है तो हम जानना चाहते हैं कि उसने क्या क्या सीखा, अर्थात हम उसकी प्रगति, शैक्षिक प्रगति, छात्रों की प्रगति का आकलन करता है कौन? हमारा मूल्यांकन। सो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। दोस्तों सही उत्तर है ए फॉर अमेरिका, छात्रों की प्रगति का आकलन। आएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। पूर्वाग्रही किशोर, बहुत दमदार दोस्तों, मतलब मैं कह सकता हूं कि पहले यूपीटीटी का पेपर बहुत दमदार आता था। पूर्वाग्रही किशोर किसके प्रति कठोर होंगे? फिर सुनेंगे, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने किसके प्रति कठोर होंगे? मतलब कहने करते हैं किसके प्रति जिद्दी होंगे, जिसको बदलना नहीं चाहेंगे। ऑप्शन ए समस्या को, ऑप्शन बी जीवन शैली को, ऑप्शन सी संप्रत्यय को, ऑप्शन डी वास्तविकता को। दोस्तों बड़ा ईगो होता है उस उम्र में। अगर किसी ने गलती से, तुमने मेरा कॉलर क्यों पकड़ा, तुम्हारी हिम्मत क्यों हुई, मेरे दोस्त को गाली क्यों दी, ईगो बहुत होता है दोस्तों। कंप्रोमाइज नाम की कोई चीज नहीं होती, समझौता नहीं करना चाहता बच्चा। एंड द राइट आंसर इज गाइस समस्या। ध्यान सुनेंगे, इस उम्र में कंप्रोमाइज मतलब ईगो बहुत होता है दोस्तों। औकात कुछ नहीं होती, पॉकेट में एक टका नहीं होता, वास्तविकता तो होती नहीं दोस्तों, कल्पना लोक में यूं विचरण करता है। सो द राइट आंसर इज गाइस ए फॉर अमेरिका। यस करेक्ट। लेट्स गो, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, संज्ञानात्मक। अब देखिए दोस्तों, कल भी एक क्वेश्चन आया था, आज भी आया। आप देखिए क्वेश्चन रिपीट होते कि नहीं। देखिए बराबर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं। क्या? संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशी, पूर्व और स्थूल संक्रियात्मक एवं औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किसके द्वारा की गई है? हिलगार्ड, स्टार्ट, हरलॉक, पियाजे। दोस्तों आपको यूपीटीटी में पढ़ा रहा हूं, पियाजे इस समय चल रहा है दोस्तों, और बहुत आशा करता हूं कि आपको बहुत साफ सुथरा पढ़ाया जा रहा है। चलेंगे दोस्तों, द राइट आंसर इज गाइस यस, जीन पियाजे इज द राइट आंसर। सही उत्तर है दोस्तों जीन पियाजे, हम सभी जानते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के हैं? मतलब इनमें से कौन सा गुण यह दिखाता है कि बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ है? ऑप्शन ए नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत और वास्तविकता की स्वीकृति, मूल्यांकन की, स्वमूल्यांकन की योग्यता। आइए दोस्तों, हम सभी जानते हैं इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एक बच्चा। देखिए दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि आपको सांवेगिक, बार बार आपको गुस्सा आ जा रहा है, आप गाली दे रहे हैं, अचानक रोने लग रहे हैं, अचानक हंसने लग रहे हैं। दोस्तों यह मानसिक स्वास्थ्य में विडंबना को दिखाता है। नियमित जीवन एवं संवेगात्मक परिपक्वता इज द राइट आंसर। बहुत ज्यादा विनीत होना गलत है, वास्तविकता की स्वीकृति गलत है, सिर्फ आत्मविश्वास और सहनशीलता काफी नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है इमोशनल मैच्योरिटी और आपके जीवन में निरंतरता, नियमित जीवन। यस लेट्स गो, आगे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम क्षमता निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होती? निम्न में से किससे अधिगम क्षमता प्रभावित नहीं होती? ऑप्शन ए आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण या राष्ट्रीयता। कमेंट गाइस इसको। और दोस्तों हम सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि दोस्तों सिंपल सी बात क्या है, आनुवंशिकता पक्का प्रभाव डालेगी, वातावरण पक्का प्रभाव डालेगा दोस्तों, शिक्षण प्रशिक्षण से अधिगम जरूर बढ़ेगा दोस्तों। तो कहने का मतलब राष्ट्रीयता का अधिगम से कोई लेना देना नहीं है।
सुनेंगे दोस्तों। अब ऐसा थोड़ी है भैया कि इंडिया वाला ज्यादा तेज होगा, अमेरिका वाला कम तेज होगा। तो द राइट आंसर इज गाइज राष्ट्रीयता। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। किस अधिगम, मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया था और मुझे यकीन है जब मैंने डेमो लेक्चर दिए थे मैंने इसको बार बार बताया था दोस्तों, और मुझे यकीन है मेरे बच्चों आप सही बताएंगे। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने, गुथरी ने। कमन गाइस लेट्स गो। आई, और आप सभी जानते हैं दोस्तों मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया था क्या? तो दोस्तों उनकी प्रसिद्ध रचना आपको मैंने बताया था कैट्स इन पजल बॉक्स। दोस्तों क्या कहा था? पजल बॉक्स। अचानक, याद करिए, अचानक पिंजरा घूमने लगता है और बिल्ली किसी रोटी के लिए बाहर नहीं निकलती बल्कि घबरा के बाहर निकलती है, अपनी सुरक्षा के लिए बाहर निकलती है, भोजन के लिए नहीं। सो द राइट आंसर इज गाइस यस गुथरी। द राइट आंसर इज एडविन रे गुथरी। और आपको ये बात मालूम है दोस्तों। लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? क्या कह रहा है? इनमें से किससे शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता, पुरस्कार। दोस्तों हम सभी जानते हैं, ऑल ऑफ अस नो दोस्तों, हम सभी जानते हैं, हम में से हर व्यक्ति जानता है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं। एनसीएफ 2005 क्या कहता है? पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा में कोई गुणवत्ता नहीं बढ़ी है, बिल्कुल स्कूल का बस्ता भारी हुआ है। क्या कहता है एनसीएफ 2005? मोटी मोटी किताबें शिक्षा की असफलता है। दोस्तों द राइट आंसर इज स्कूल के बस्ते से थोड़ी पढ़ाई होगी। अरे भैया पढ़ोगे तब तो पढ़ाई होगी। सो द राइट आंसर इज गाइज स्कूल का बस्ता। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 9। स्व केंद्रित अवस्था कब होती है? जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, वर्ष से 7 वर्ष से किशोरावस्था तक। माफ करिएगा दोस्तों आज टाइपिंग मिस्टेक है। डी किशोरावस्था में। यहां 7 वर्ष से किशोरावस्था तक होना चाहिए है। आई, और दोस्तों सही उत्तर है 3 से 6 वर्ष। दोस्तों मैं इसको 2 मानता हूं। जन्म से 2 अहम केंद्रितता की अवस्था होती है, पर मेरे हिसाब से दोस्तों क्योंकि ये लॉरेंस कोहलबर्ग की अवस्था को फॉलो करता है इसलिए 3 से 6 चलता है। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर उन्होंने माना है, और यही दोस्तों सही भी होगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10। आइए, मां बाप के साये से बाहर निकलकर, बड़ा दमदार क्वेश्चन दोस्तों, बहुत दमदार, मतलब आज तक साइकोलॉजी में पूछे गए सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक। शुरू करते हैं। मां बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों के संगत को पसंद करना किस उम्र में है? किशोरावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में। कमन गाइज। और दोस्तों बहुत मजेदार कहानी है। हाँ, अभी पापा ज्यादा जाने नहीं देते दोस्तों। अब थोड़ा बड़ा हुआ है, 12-13 साल का हुआ है, और पापा क्या बोल रहे हैं कि ना 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 अभी आ सकता है, भूलेगा भटकेगा नहीं, जरूरत पड़ने पर घर वापस लौट सकता है। दोस्तों 12-13 बड़ा पापा बांधे रहते दोस्तों। बच्चा एकदम आक्रोश में होता है, नहीं नहीं मैं अपने आप स्कूल जाऊंगा, मैं अपने दोस्तों क्या होता है, बच्चे अपना खेल रहे हैं, उसे लगता है यार घर पे कुछ नहीं, दोस्तों के बीच ही मजा आ रहा है। यह शुरुआती किशोरावस्था होती दोस्तों। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। यह शुरुआती किशोरावस्था होती है, और इसे हम पूर्व किशोरावस्था कहें। क्यों? क्योंकि दोस्तों अचानक बंधन से खुला है, थोड़ी थोड़ी छूट मिली, इसको लगता है नहीं यार बाहर ही मजा है यार। आइए क्वेश्चन नंबर 11। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए बच्चा किस अवस्था में प्रयत्नरत रहता है? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। कौन गाइस लेट्स गो, शुरू करते हैं। यस लेट्स गो। और दोस्तों हम सभी जानते हैं सही उत्तर क्या है दोस्तों, हम सब जानते हैं मानसिक विकास लगभग किशोरावस्था तक। ध्यान से सुनेंगे, मानसिक विकास लगभग किशोरावस्था तक क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। सो द राइट आंसर इज गाइज ए फॉर अमेरिका। और आपके उत्तर दोस्तों बिल्कुल सही है, ए फॉर अमेरिका। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। हमारा देखिए दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं
लगभग 90% विकास सिर्फ शैशवावस्था तक हो जाता है मानसिक, लगभग 95 के आसपास बाल्यावस्था तक, और दोस्तों मानसिक विकास लगभग किशोरावस्था तक पूरी तरह परिपक्व हो जाता है। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 12। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे जुड़ा है? सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, अखिलेश प्रशंसा से, तत्परता से। कौन गाइस इसको आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम जुड़ा है दोस्तों किससे? तो सही बात तो यह है दोस्तों, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। क्योंकि पहला नियम है तत्परता का नियम। जब तक आप तत्पर ही नहीं होंगे, थॉर्नडाइक के दोनों नियम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। भैया अभ्यास तभी करोगे जब तत्पर रहोगे, प्रभाव भी तभी पड़ेगा जब तत्पर रहोगे। इसलिए तत्परता का नियम वास्तव में मूल नियम है। इसके क्रम को दोस्तों तोड़ा नहीं जा सकता। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, इसको उलट देंगे तो इसका आप समझ गए होंगे इसमें एक क्रम है। इसको उल्टा लिखने से इसकी पूरी कहानी ही गलत हो जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे दोस्तों। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, सभी अनुकरण से दोस्तों हमारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत क्या कहता है? हम अनुकरण से भी सीखते हैं, प्रशंसा से भी, निंदा से। जैसे प्रशंसा कर रहे पापा हमारा बेटा, और कभी कभी पापा कुछ गलत कर जाते हैं, कितना निंदा कर देते हैं, अपन डर के मारे नहीं 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 यार पापा, मैं एक मोहल्ले वाले अब मुझे बुरा सोचने लगे हैं। सो द राइट आंसर इज गाइस यस, डी फॉर डेनमार्क। यस करेक्ट। आई बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? फिर सुनेंगे, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की वैयक्तिकता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि जितना पुरस्कार का महत्व है उतना ही दंड का भी महत्व है। दंड का अर्थ लठियाना नहीं दोस्तों, दंड का अर्थ लाठी मारना नहीं है। का दंड दोस्तों मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, सामाजिक दंड भी हो सकता है। और बिल्कुल सही दोस्तों, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। सही उत्तर है दोस्तों डी फॉर डेनमार्क। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में विद्या अगला, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का प्रयोग आप नहीं करना चाहेंगे? मतलब जिसका प्रयोग आप नहीं करेंगे। पहला, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण विधियों का अनुप्रयोग करना। दोस्तों साफ साफ उत्तर साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, सीधा सीधी बात है। बेटा देखो सारे ऑप्शन पॉजिटिव हैं, अगर कोई एक ऑप्शन निगेटिव है दोस्तों, स्वस्थ प्रतियोगिता हमेशा हर आदमी चाहेगा। आत्मगौरव, बच्चे की बेइज्जती करके आप उसे नहीं पढ़ा सकते। गतिविधि आधारित शिक्षण, बिल्कुल सही दोस्तों। जरूरत से ज्यादा प्रशंसा करना भी अच्छी बात नहीं है। हर छोटी बात पे मेरा बेटा वाह बेटा वाह बेटा, एक दिन वो इतना चढ़ जाएगा सर पे को पढ़ेगा ही नहीं। इसलिए दोस्तों द राइट आंसर इज सी फॉर चेन्नई। और अब चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। बुद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यूपीटीटी का एक फेवरेट क्वेश्चन, वन अमंग द फेवरेट्स ऑफ यूपीटीटी। बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। दोस्तों हमारी साइकोलॉजी मानती है, हमारी साइकोलॉजी मानती है क्या कि बुद्धि दोस्तों गिलफोर्ड, स्किनर जैसे लोगों ने माना है कि जो लोग प्रतिभाशाली होते हैं वो सृजनशाली भी होते हैं। मतलब जितनी ज्यादा बुद्धि का स्तर होगा, सृजनशीलता का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। अगर बुद्धि कम होगी तो सृजनशीलता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आएंगे, आगे चलेंगे दोस्तों। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 17।
कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अगर आप अपनी कक्षा में अनुशासन बनाए रखना चाहते हैं तो सबसे सही उपाय क्या होगा? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं देना। दोस्तों सिंपल सी बात है, मैंने आपको बराबर बहुत सारे लेक्चर में कहा है, कक्षा से बाहर निकालना, मारना, पीटना, अभिभावक को सूचित करना, छोटी छोटी बातों पर फेल कर देना, यह बाल केंद्रित शिक्षा का हनन है। आप ऐसे को टिक नहीं कर सकते जो बच्चे के खिलाफ है। दोस्तों द राइट आंसर इज बी। सिर्फ सही उपाय क्या है? आप अपने अंदर ही कमी ढूंढिए कि शायद आपके पढ़ाने के तरीके में कोई गलती है, इसलिए बच्चा क्लास में रुचि नहीं ले रहा है। सो द राइट आंसर इज गाइज बी, बॉम्बे। यस करेक्ट, बहुत सही दोस्तों, आपने बिल्कुल सही उत्तर भेजा है। आज आशा करता हूं आपको मजा आ रहा होगा। दोस्तों मैं चाहता हूं पूर्व ज्ञान 18वां शैशवावस्था में बहुत इंपॉर्टेंट फिर से यूपी टेट का एक फेवरेट आपको पैटर्न बताता चलता हूं। इस बार अब आपको पैटर्न बताऊंगा। फिर से यूपी टीटी का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन जो बार बार यूपी टीटी में आता है, वो क्या है? शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप क्या होते हैं? दोस्तों कभी कभी आपने सोचा है क्या बच्चे को रोना हमने सिखाया है? नहीं, यह प्रकृति प्रदत्त है। क्या हंसना हमने सिखाया है? बल्कि दोस्तों बच्चे में कुछ व्यवहार जन्मजात होते हैं और ऐसे व्यवहार को मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कहते हैं। दोस्तों बार बार आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 19। जिन विद्यालयों में समावेशी शिक्षा दी जाती है, फिर सुनेंगे, जिन समेकित का भी अर्थ समावेशी होता है। दोस्तों जिन विद्यालयों में समावेशी शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए? ऑप्शन ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलेंगे दोस्तों, आइए इसको बोलिए फिर रेडी रहेंगे, 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। अखिलेश को बोलिए रेडी रहे, अपना मैटर लिए रहेंगे। आइए शुरू करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों बिल्कुल सही, सिंपल सी बात क्या है कि आप विशेष, बाकी सारी ऑप्शन गलत है। दोस्तों यह तो सभी के लिए है भैया। अगर समावेशी शिक्षा चला रहे हो तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक को ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, वरना वो समान बच्चों के साथ या सामान्य बच्चों के साथ पहले उस गैप को पाटना पड़ेगा जिसको हटाने से वह पढ़ सकता है। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किस समूह के बच्चों को, देखिए दोस्तों दमदार क्वेश्चन। मैंने बोला पहले यूपी टीटी का स्तर बहुत दमदार था दोस्तों, बहुत, मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, इन पेपर को जब मैंने सॉल्व किया तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि यूपी टीटी का पेपर पहले से रद्दी हुआ है। आइए शुरू करते हैं। निम्न में से किस समूह के बच्चों को समायोजन में प्रॉब्लम होगी? पहली, औसत बुद्धि, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। मैंने दोस्तों याद करिए आपको क्या बोला था कि अगर प्रतिभाशाली बच्चा क्लास में है और टीचर मंदबुद्धि बच्चों को समय दे रहा है तो वह दोस्तों से लगता है कि यार मैं यहां क्या कर रहा हूं, बगल वाले को चुटकी करेगा, ओए अभी भी लगा रहा है गधे कहीं के। दोस्तों समस्यात्मक बालक में एक और चौंकाने वाला बालक आता है, क्या आप समझ गए हैं? प्रतिभाशाली बालक को अगर कक्षा में, फिर से सुनेंगे, अगर प्रतिभाशाली बालक को कक्षा में चुनौती नहीं दिखेगी तो वह कैसा बालक बन जाएगा? समस्यात्मक बालक। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। किसी शिक्षक को यदि लगता है, दमदार क्वेश्चन है, दमदार दोस्तों, मतलब मैं मानूंगा ऐसे क्वेश्चन कुछ सालों तक सीटीईटी नहीं बना पाया है। मतलब मैं सैल्यूट करता हूं उन लोगों को जिन्होंने शुरुआती पेपर बनाए थे। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, यह रियल में साइकोलॉजी के सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है। चलिए शुरू करते हैं। किसी शिक्षक को यदि लगता है कि उसका विद्यार्थी जो पहले तो खूब बढ़िया सीख रहा था आजकल स्थिरता आ गई है, यह क्या माना जाएगा? सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक स्थिति, विषय की स्पष्टता को पढ़ना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। दमदार। मैं चाहता हूं, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप बढ़िया से इसके उत्तर दें। प्लीज दबा के उत्तर दीजिए इसका। यस दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा, और मुझे अगर कोई जीनियस हो तो मुझे यह भी बता दे क्या कह रहा है।
अधिगम के कौन से चीज की बात कर रहा है, अधिगम के किस पक्ष की बात कर रहा है? दोस्तों आप, मुझे यकीन है आप उत्तर देंगे, पर मैं चाहता हूं मैं आपको व्याख्या ही दे दूं। ये रहा अधिगम का पठार, ये रहे दोस्तों ये सारी रेखाएं जहां जहां अधिगम, देखिए मैंने थोड़ा इसको स्टेप बना दिया, यहां गए फिर ऐसे, यह अधिगम के पठार है दोस्तों। स्वाभाविक है, कोई, अरे भैया कभी तो सोओगे, कभी तो बीमार पड़ोगे, हमेशा अधिगम की गति एक जैसी नहीं होती दोस्तों। अधिगम बीच बीच में पठार बना लेता है, रुक रुक के चलता है, स्थिर हो जाता है। सो द राइट आंसर इज गाइज ए फॉर अक्रिया, ए फॉर अमेरिका, सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम सारे लोग समझ रहे हैं। यह पठार जैसा होता है दोस्तों। आप रात में सोओगे तो स्थिरता ही आएगी ना दोस्तों, बीमार हो गए हो तो अधिगम में स्थिरता ही आएगी। जब तक कुछ नया नहीं सीखोगे पठार ही तो बन जाएगा। लेट्स गो, आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आएंगे, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न मिलने के लिए कहेंगे, उसके समय के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। दोस्तों सिंपली समझिए, जैसे एक बच्चे को नशे की लत लग गई है, पहले क्वेश्चन समझिए। एक बच्चे को नशे की लत लग गई है, अगर आप उसे बदलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप देख सकते हैं दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने यह पॉइंट बहुत बार लिया है दोस्तों, बहुत बार लिया है। और मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि आप इस गंभीरता से पूरी तरह परिचित हैं, पूरी तरह से परिचित हैं। और हम, आप ही क्या, हम सभी लोग परिचित हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गो। यस, अब दोस्तों सिंपल सी बात क्या है, आपके सिर्फ कड़ाई से पेश आना गलत, वह बच्चा है, कोई अपराधी नहीं है, गलत संगति में पड़ गया है। कक्षा के अन्य विद्यार्थी, देखिए दोस्तों कक्षा एक समाज है, क्योंकि एनसीएफ 2005 कहता है शिक्षा और अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए कक्षा से अलग थलग नहीं कर सकते। द राइट आंसर इज गाइस सी। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए वो सुधरना चाहता है, दोस्तों बच्चे ग्रुप में इत्यादि में नशा करने, भाई एक चीज है, कहीं ना कहीं तो किसी ने उसको नशा करना सिखाया, तो दोस्तों पूरे ग्रुप के चित्तवृत्ति को ही चेंज करना पड़ेगा। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। लेट्स गो, आते हैं दोस्तों, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। विकास का वही संबंध परिपक्वता का है जो उद्दीपन का किससे है? ऑप्शन है परिवर्तन से, अनुक्रिया से, प्रयास से, परिणाम से। लेट्स गो, आइए दोस्तों शेयर करते रहिए। ठीक है, हम 2100 तक पहुंचे दोस्तों, आपने बढ़ाई संख्या, शेयर करते रहिए। लेट्स गो दोस्तों, सिंपल सी बात क्या है, विकास परिपक्वता से होता है। मतलब दोस्तों कहने का अर्थ है कि परिपक्वता विकास का परिणाम है, परिपक्वता से आता है विकास। उसी तरह से दोस्तों उद्दीपन अगर है, कोई उद्दीपक है तो पक्का अनुक्रिया होगी। सो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया दोस्तों, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 24। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। लेट्स गो, आइए पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? दोस्तों संज्ञानात्मक को ज्ञानात्मक भी कहते हैं, संज्ञानात्मक। अब आप इसके उत्तर को ज्यादा बेहतर दे पाएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंज आने पे आप भटक जाते हैं दोस्तों। एंड द राइट आंसर इज गाइस यस, बी फॉर बॉम्बे। हम सभी जानते हैं दोस्तों पियाजे का वह सिद्धांत जिसके लिए दुनिया पियाजे को सैल्यूट करती है, उस सिद्धांत का नाम है दोस्तों क्या? द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और इसे हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आगे चलते हैं। बहुत दमदार दोस्तों, आप यकीन करिए, मतलब सैल्यूटिंग, बार बार सैल्यूट करने का मन कर रहा है रियल में। अगर इस तरह से यूपीटीटी का पेपर दोबारा बनाया जाए तो यूपीटीटी का स्तर बहुत बढ़ जाएगा दोस्तों। सुनेंगे, बहुत दमदार क्वेश्चन। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन क्या है? आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है, असत्य है। दोस्तों हमारे इंडिया वाले से बेहतर तो कोई इसका उत्तर ही नहीं जानता। हम दोस्तों ट्रेन में ऐसी दोस्ती गाड़ते हैं जैसे हम 7 जन्मों के साथी।
और दोस्तों इंडिया में संपर्क शास्त्र बहुत तेज है। हाँ, मतलब बगल वाले से, भाई कहाँ जा रहे हो? अरे भैया मैं तो बस पटना तक जा रहा हूं। भाई क्या करते हो? मतलब पूरी इंफॉर्मेशन ले लेगा। दो लोग मिलेंगे, इंटरेक्शन होगा तो पक्का दोस्ती बढ़ेगी। द राइट आंसर इज गाइज सत्य है। मतलब एक कथन हर हालत में सत्य है। ओके, आइए 26वां, शिक्षण प्रक्रिया में निम्न में से किसका भली भली भांति ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की प्रक्रिया की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगना, विषय वस्तु की कठिनाई का स्तर। आई मजा आ जाएगा। दमदार क्वेश्चन, मतलब इन क्वेश्चन में रियल में एक फाइट है ऑप्शंस में। मैं कहूंगा कि इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस में फाइट है दोस्तों। कैसे? देखिए, आपको हर ऑप्शन सही लग सकता है इसमें, क्योंकि सारे ऑप्शन, मतलब अगर अनुशासन थोड़ा निगेटिव मानती है एनसीएफ, एक काट देने के बावजूद 3 में फाइट है दोस्तों। गृह कार्य जरूरत से, मैंने आपको बताया, आपने मेरे लेक्चर सुने होंगे, एनसीएफ 2005 कहता है जरूरत से ज्यादा गृह कार्य बच्चे के चिंतन की क्षमता को खत्म कर देता है। एक एक करके ऑप्शन काट रहा हूं। अगला, विषय वस्तु की कठिनाई का स्तर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए हर चीज को। अब क्या इसको इससे सरल बना सकते हो? ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमेशा हम अधिगम को, हमेशा शिक्षण को हमेशा सरलीकृत नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज बना सकते हैं, रोचक। भाई आ से आम क्या है? आ याद करने में बच्चे की नानी याद आ जाएगी, इसलिए रोचक बनाने के लिए किसके चिन्ह से जोड़ा गया है? आम के चिन्ह से। ऑप्शन डी रिजेक्टेड, ए इज द राइट आंसर। दोस्तों सबसे जरूरी क्या है कि विद्यार्थी अधिगम के दौरान सक्रिय भागीदारी करे, वार्तालाप करे, मुद्दे पे बातचीत हो। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 27वां। आइए, जिन व्यक्तियों में, दमदार क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बार बार मंत्रमुग्ध हो गया हूं। यूपीटीटी की वह टीम वापस लाए जाए, बल्कि गवर्नमेंट से हाथ जोड़ लेता हूं। अब आप सोचेंगे सर ये क्या कर रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि जिस ग्रुप ने यूपीटीटी के शुरुआती पेपर बनाए थे उसको सलाम करता हूं दोस्तों। क्या क्वेश्चन है, एक बार देखिए। 4 उदाहरण दिए गए हैं, पूछ रहा है कि इनमें से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है, स्वाभाविक रूप से प्रेरित कर रहा है। पहला, फादर रॉबर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। अगला, अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। और मैंने आपको दोस्तों बताया था सबसे बड़ा पुरस्कार नोट नहीं है, तो वैसे तो आप उत्तर समझ ही गए होंगे। आई होप कि आपने उत्तर समझ लिया होगा दोस्तों। सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों प्रशंसा, आदमी को आंतरिक रूप से प्रेरित करता है और बेहतर करने के लिए। चॉकलेट दोगे दोस्तों, मैंने आपको बोला था छोटी छोटी बातों पर पुरस्कार मत दे, वरना एक दिन अपने बच्चे से 1 गिलास पानी मांगने के लिए 5,000 रुपया देना पड़ेगा। और मजाक नहीं, सच बता रहा हूं। एक दिन उसको छोटा सा बोलोगे, बेटा जाओ मार्केट से सब्जी ले आओ, 5 रुपए लो, तुम खा लेना। फिर अगले बार जाएगा, बोलेगा पापा 5 रुपए कब दोगे? और इस तरह से दिस अमाउंट विल गो अप, और 5 रुपए चेंज हो जाएगा 5,000 रुपए में। सो द राइट आंसर इज गाइज, स्वाभाविक प्रेरणा है प्रशंसा करना। अगली बार वो और बेहतर करेगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आइए लेट्स गो नेक्स्ट। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका बहुत बड़ा महत्व है? अभी पढ़ाया है, और गलत उत्तर दिया तो फिर पिटने वाले हो तुम लोग। हाँ चलेंगे, हाँ शुरू करते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में दोस्तों मैंने क्या बोला था, क्यों एनसीएफ जोर देता है इस पे? मैं इससे पहले कि मैं उत्तर दूं, मैं चाहूंगा मेरे बच्चों आप उत्तर दें। लेट्स गो, आइए शुरू करते हैं। एक बार शुरू करते हैं फिर से। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का? दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसका उत्तर इन तीनों में से कोई नहीं। खेल। मैंने दोस्तों आपको बताया था खेल को
सिर्फ खेल मत समझिए दोस्तों, खेल कई चीजों का बाप है। जरा सोचिए, मैंने आपको क्या बोला था कि एक बच्चा जैसे ही एक बॉल फेंकता है, 8-9 चीजें तुरंत अगले सेकंड सीखता है। पहला, एक खेल खेलने के लिए अकेला नहीं, एक टीम चाहिए। समूह भावना समाज की जड़ सीख गया। खेल जीतने के लिए सहकारिता चाहिए, साथ मिलकर के तुरंत सीख गया। रणनीति निर्माण, जीतने के लिए गेम में चेंज करना पड़ता है। निर्णय लेना जैसे सामाजिक गुण, एक सेकंड में जो किताबें शायद वर्षों में सिखाएंगी, एक सेकंड में कौन सिखा रहा है? खेल। दोस्तों, सामाजिक विकास में खेल का, क्योंकि दोस्तों एक और वजह है, खेल में कोई कृत्रिम बनावटी प्रकटीकरण नहीं करता, खेल में स्वाभाविक प्रकटीकरण होता है खिलाड़ी का। सो द राइट आंसर इज गाइज ए फॉर अमेरिका। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 29। भाटिया बैटरी, बार बार बताया दोस्तों, भाटिया बैटरी में 5 परीक्षण आते हैं। आपको बताना है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए होता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति। तो दोस्तों 1955 में इलाहाबाद मनोविज्ञानशाला, जिसको उत्तर प्रदेश मनोविज्ञानशाला के मनोवैज्ञानिक चंद्रमोहन भाटिया ने बुद्धि परीक्षण की एक बैटरी, ध्यान रखेंगे साइकोलॉजी में बैटरी शब्द का अर्थ है सिर्फ बुद्धि परीक्षण। दुनिया में बहुत बैटरी है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बुद्धि परीक्षण की पहली बैटरी उस शख्स ने बनाई थी जिसने बुद्धि का पहला अध्ययन किया था, और उस शख्स का नाम है दोस्तों द ग्रेट फ्रांसिस गाल्टन। दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन जो सुजनन शास्त्र के जनक भी हैं, उनके नाम दोस्तों कई रिकॉर्ड हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। निर्धारण मापनी, जिसे आप रेटिंग स्केल कहते हो, ये सब उन्होंने बनाया है। एंड द राइट आंसर इज गाइस बुद्धि। यस, और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया दोस्तों। लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए भाषा विकास से, बी संज्ञानात्मक विकास से, सी नैतिक विकास से, डी सामाजिक विकास से। चलेंगे दोस्तों, एक बार बताएंगे, आइए लेट्स गो। 2200 तक आप पहुंचे दोस्तों, बहुत मजा आया। ओके, और हम सभी जानते हैं दोस्तों, हम सभी जानते हैं, यस सही उत्तर है दोस्तों। लेट्स गो। ओके, यस बिल्कुल सही, चंद्रमोहन भाटिया का बुद्धि परीक्षण। द राइट आंसर इज गाइस, सभी जानते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के विकास का वह पासवर्ड जो मैं यूज करता हूं, नैतिक दुविधा, मम्मी और पापा में झगड़ा हो जाए और एक का पक्ष लेना है तो मामला कहां फंसेगा दोस्तों? नैतिक दुविधा में, क्योंकि दोनों लोकप्रिय हैं। अगर 2 टी शर्ट पसंद है और एक चुनना हो तो मामला कहां फंसेगा? नैतिक दुविधा में। बायोलॉजी मैथ्स दोनों पसंद है, 10वीं में 12वीं में सिर्फ एक चुनना हो तो कहां फंसोगे? नैतिक दुविधा में। परीक्षा देना है, पापा की तबीयत खराब है, कौन सा चुनोगे? नैतिक दुविधा। दोस्तों हम बात करेंगे, सिद्धांत आपको जस्ट क्लास में पढ़ा ही रहा हूं, साथ ही साथ में अभी पियाजे चल रहा है। तो बताएं कैसा लगा दोस्तों आज का यह प्रैक्टिस सेट। और मैं चाहूंगा तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं दोस्तों, अभी अभिप्रेरणा सुपर टीटी वालों को पढ़ा रहा था, अगर कुछ बच्चे लाइव होंगे उनको मालूम है दोस्तों। अभिप्रेरकों के 2 प्रकार बताए हैं मैस्लो ने, क्या? सॉरी, अर्जित और जन्मजात। दोस्तों अर्जित वह है जो हमें कमाना पड़ता है, जैसे पैसा, सम्मान। यह दोस्तों जन्मजात नहीं होते, इसको बनाना पड़ता है, अर्जित है। भूख, प्यास, यह सीखना नहीं पड़ता है दोस्तों। यह कैसा प्रेरक है? जन्मजात प्रेरक है। जल्दी जल्दी दोस्तों उत्तर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा दोस्तों, वक्त का थोड़ा लिहाज करेंगे। हाँ आइए शुरू करते हैं। मैं अब आपको देख सकता हूं, प्लीज शेयर करते रहिए और शुरू रहिए दोस्तों। मैं थोड़ा सा बस 1 मिनट अपने मैसेंजर को खोल लूं ताकि मैं आपको देख पाऊं। यस, ओके, चलिए शुरू करते हैं। यस, ओके, लेट्स गो। यस, ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। सही उत्तर है दोस्तों, सी फॉर चेन्नई। वेरी गुड इवनिंग गाइज, बातें होती रहेगी, चलेंगे। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण कैसा हो सकता है? सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक, शून्य, या ये सभी? चलेंगे दोस्तों,
पढ़ाया दोस्तों आपको ये चैप्टर, शुरुआत में डेमो में यही चैप्टर पढ़ाया है। लाइव क्लास में अराउंड 23-24 लेक्चर हो चुके हैं। शुरुआत में पूरा अधिगम का चैप्टर ही पढ़ा डाला था दोस्तों। और आप सभी जानते हैं कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। सो द राइट आंसर इज गाइज डी फॉर डेनमार्क। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा मत, ध्यान सुनेंगे, निम्न में से कौन सा मत या कौन सा वाद सूझ द्वारा, अंतर्दृष्टि का एक नाम और क्या है, अंतर्दृष्टि का ही दूसरा नाम दोस्तों क्या है, सूझ, क्योंकि इसे इंग्लिश में इनसाइट कहते हैं, इनसाइट, और इनसाइट को शुद्ध हिंदी में हम अंतर्दृष्टि कहते हैं दोस्तों। एक कौन सा मत है, मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। और दोस्तों हम सभी जानते हैं, ऑल ऑफ अस नो व्हाट इज द राइट आंसर। गेस्टाल्टवाद कहता है अचानक ही समस्या का हल ढूंढ लेना सूझ कहलाता है। एंड द राइट आंसर इज गाइज यस डी फॉर डेनमार्क दोस्तों। सही उत्तर क्या है, गेस्टाल्टवाद, जिसके जनक हैं मैक्स बर्दिमर और जिसके प्रमुख विचारक में कोफका, आपका शुरुआत में कोट लेविन भी उससे जुड़े थे, कोहलर जुड़े ही थे दोस्तों, जिनका आप चिंपैंजी का प्रयोग पढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर 4, आइए दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक है, देख लीजिए, मैंने आपको दोस्तों बताया था पढ़ाते वक्त, देख लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार आता है दोस्तों। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया, जैसा आया है वैसा ही पढ़ाया है दोस्तों। तो द राइट आंसर विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहॉस, बार्टलेट। मैंने दोस्तों क्या किया था, बच्चा ऐसे ऐसे करता है, पूछोगे क्या है, कहेगा पापा ये भालू है। आपको हंसी आएगी, गधे कहीं भालू है। शुरुआत में लर्निंग का कोई मतलब नहीं होता, त्रुटि और प्रयास होता है, और ऐसा लगता है कि दोस्तों स्टूपिड से सेंस की तरफ जाता है बच्चा। सो द राइट आंसर इज गाइज यस एबिंगहॉस, हरमन एबिंगहॉस। मैंने आपको बताया था दोस्तों, पूरा नाम, जर्मन मनोवैज्ञानिक जिसने दोस्तों, जिन्हें अधिगम, ध्यान सुनेंगे, इन्हें अधिगम मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सीखने के नियम किसने दिए हैं? ऑप्शन है, अभी बहुत हल्के क्वेश्चन हो गए दोस्तों। पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर ने। चलेंगे, आइए दोस्तों, हम सभी जानते हैं सही उत्तर क्या है। सीखने के नियम दोस्तों किसने दिए हैं? तो सीखने के नियम सभी जानते हैं, 3 नियम हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, या फिर प्रभाव का नियम। और ये तीनों नियम दिए हैं दोस्तों अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक ने दोस्तों। किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक। सी फॉर चंद्रा इज द राइट आंसर। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सीखना क्या है? बहुत दमदार क्वेश्चन दोस्तों। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं ये सभी। आइए 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 दोस्तों, उत्तर है सी, ये सभी। एक मिस्टेक हुआ है दोस्तों, एक ऑप्शन इसका बाहर चला गया है। यही पढ़ाने के कुछ फायदे होते हैं दोस्तों, पेपर देखते देखते याद हो गया है। एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी, वो 7वें क्वेश्चन की लाइन है, गलती से ऑप्शन में चली गई है। तो आइए मैं इसको सुधार देता हूं। तो फिलहाल ऑप्शन यहां पे होगा सी। ऑप्शन के अनुसार वास्तव में इसका उत्तर डी होना चाहिए था, उपरोक्त सभी। चलिए काम चला लेंगे फिलहाल, चलिए देख लेते हैं। आइए अब मैं 7वें क्वेश्चन को सुधारता हूं दोस्तों। आइए, 7वें क्वेश्चन का नाम है, ये पूरा काट दिया है मैंने, मान लीजिए मैं अगर येलो कलर नहीं यूज कर सकता, देखेंगे इसको काट दिया है मैंने। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवंशिकता और तत्परता। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, हम भी जानते हैं, अब यहां वृद्धि और विकास तो उन्होंने ही दिया है, तो अब या तो इसका उत्तर वृद्धि होगा या फिर विकास होगा।
तो गतिशीलता तो होगी नहीं दोस्तों, कुछ चलायमान तो है नहीं, आनुवंशिकता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तत्परता भी नहीं है। द राइट आंसर इज गाइस अभिवृत्ति। 7 का उत्तर है दोस्तों, यस बिल्कुल सही। अब हम एकदम सही जगह पे आ गए हैं। सही उत्तर है दोस्तों ए, वृद्धि और विकास में से कोई एक टर्म तो उत्तर में आएगा, क्योंकि हमारे पास विकास नहीं है तो वृद्धि होगी दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चिंतन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दोस्तों, मैं सीधा सीधा बोलना चाहूंगा, कोई विचार नहीं। मैं आपको हमेशा चिंतन मैंने पढ़ाया है। मैंने कहा होशो हवास में चिंतन होता है, सो जाने के बाद कोई चिंतन नहीं होता। और यह महान परिभाषा दी है रॉस ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको वैसे अभी चिंतन पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा आपको, यह बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोस्तों। फिर से इसके आने के पूरे चांसेस रहेंगे। राइटिंग वंस मोर इंपॉर्टेंट, रॉस इज द राइट आंसर। लेट्स गो। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया, मतलब एक तो होशो हवास में होती है, दूसरा माइंड इन्वॉल्व रहता है। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे दोस्तों। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। आइए। और दोस्तों हम सभी जानते हैं, बहुत बार पढ़ा चुका हूं, इसमें व्याख्या देने की जरूरत नहीं है, दुनिया के कोई भी 2 बच्चे एक जैसे नहीं है, प्रत्येक बच्चा खास है गाइस। द राइट आंसर इज गाइस डी फॉर डेनमार्क। और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया दोस्तों, बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल। लेट्स गो। आइए शुरू करते हैं। शेयर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है? दोस्तों हम सभी जानते हैं, अब ये चीज डिस्कशन का भी बात नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा के आने के बाद फोकस किया गया है किसके ऊपर? बालक इज द राइट आंसर दोस्तों। बाल मनोविज्ञान में शिक्षा की धुरी है बालक, क्योंकि बालक की पसंद, रुचि, पूर्व ज्ञान के अनुसार शिक्षा होती है। सो द राइट आंसर इज गाइस बी फॉर बॉम्बे। आएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। अच्छी स्मृति की क्या विशेषताएं हैं? फिर सुनेंगे, अच्छी स्मृति की क्या विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए, शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। तो दोस्तों वुडवर्थ ने 4, मैंने आपको बार बार बताया है, वुडवर्थ ने अच्छी स्मृति के 4 चरण बताए हैं दोस्तों। अधिगम, धारण, पुनर्स्मरण, पहचान या प्रत्यभिज्ञा। और दोस्तों अगर उस हिसाब से देखें तो हमें 3 तो साफ साफ दिख रहे हैं, पुनर्स्मरण, पहचान, धारण। इसलिए द राइट आंसर इज गाइस डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर दोस्तों। सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह किसने बताया है? सुन लेंगे। यह चारों तत्व बताए हैं किसने? वुडवर्थ ने दोस्तों, RS वुडवर्थ। चलेगा, आइए आगे चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? फिर से सुनेंगे, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उत्तर अपना देते रहेंगे दोस्तों। संवेग शब्द लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से निकला है। इमोवेयर शब्द किस भाषा का? लैटिन भाषा का इमोवेयर शब्द, जिसका अर्थ होता है हलचल या उथल पुथल। हाँ, तो इसलिए दोस्तों सही उत्तर होगा उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। तो द राइट आंसर इज गाइस सी फॉर चेन्नई। फिर सुनेंगे, लैटिन भाषा का इमोवेयर शब्द, जिससे इमोशन बना है आज का। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? गेस करिए। मतलब इसके लिए आपको साइकोलॉजी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमको टाइपिंग सीखना है तो पहली अवस्था क्या है? भाई टाइपिंग, तैरना, क्रिकेट खेलना, ये सब स्किल है, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। दोस्तों सिंपल सी बात है, हमको तैरना सीखा होगा, सबसे पहले किसी ट्रेनी को ढूंढेंगे, किसी ट्रेनर को ढूंढेंगे। जब वो तैर के दिखाएगा तो अपन उसका क्या करेंगे? अनुकरण करेंगे। इसलिए दोस्तों पहले किसी भी कौशल को सीखने की पहली अवस्था है किसी स्रोत द्वारा, किसी आदर्श द्वारा, किसी गुरु द्वारा उसको देखना, ताकि हम उसका क्या कर सके? अनुकरण कर सके। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर गाइस। मानसिक आयु बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मतलब यूपीटीटी का एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन। मतलब कुछ क्वेश्चन यूपीटीटी के चेले हैं, मैं इसे चेले कहता हूं। ये क्वेश्चन बार बार आता है, ऐसा पता नहीं क्या है, इसमें बार बार आता है। थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन। दोस्तों आप सभी जानते हैं, अपने 1905 के पहले बुद्धि परीक्षण में, 1905 के पहले बुद्धि परीक्षण में जो फ्रांस में अल्फ्रेड विने और थियोडोर साइमन ने दिया था दोस्तों। सो द राइट आंसर इज मानसिक आयु क्या?
जो बच्चा जिस उम्र के प्रश्नों का दोस्तों 3 से 15 वर्ष, इसकी उम्र क्या थी 3 से 15 वर्ष, जो बच्चा जिस उम्र के प्रश्न का सही जवाब देता था वही उसकी क्या बन जाती थी, वही उसकी बन जाती थी मानसिक आयु। लेट्स गो, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, शैशवावस्था के लिए सबसे उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? शैशवावस्था के लिए सबसे उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी दोस्तों हम सभी जानते हैं, सब जानते हैं। यस है तो 2014 का ही, पर क्वेश्चन कुछ रिपीट हुए। आइए दोस्तों, हम सभी जानते हैं द राइट आंसर इज गाइज ये सभी। सही उत्तर क्या है दोस्तों? ये सभी। लोग जानते हैं मॉन्टेसरी प्रणाली भी छोटे बच्चों के लिए है, खेल विधि भी छोटे बच्चों के लिए है, फ्रोबेल की किंडरगार्टन, सो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, बाल विकास में किस पर जोर दिया गया है? फिर सुनेंगे, बाल विकास में किस पर जोर दिया गया है? प्रक्रिया पर जोर है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी। वही पेपर नहीं दोस्तों, पेपर अलग है, कुछ क्वेश्चन मैच करते हैं, यही तो आपको दिखा रहा हूं। अब यहां से क्वेश्चन अलग हो गया, देखिए यूपीटीटी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको इस बात को समझना है, इसलिए इन पेपर्स को बहुत ध्यान से करिए, इसको रट्टा मार लीजिए। राइट आंसर इज गाइज डी फॉर डेनमार्क, सभी जानते हैं दोस्तों। वातावरण और अनुभव भी होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था ही बेसिकली बाल विकास का क्षेत्र होता है। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, बाल विकास का अध्ययन का क्षेत्र क्या है? बाल विकास में किसका अध्ययन होता है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। और दोस्तों हम सभी जानते हैं सही उत्तर क्या है, बिल्कुल। आइए प्रिंस गुप्ता, हाँ होना तो चाहिए यार, आपका मैसेज पढ़ लिया। नेताओं की भी एक परीक्षा पीईटी करवाई जाए, पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये सारे चैप्टर दोस्तों, इसको उत्तर लगाने के लिए सोचना भी नहीं है, क्योंकि ये सारे चैप्टर हमारे सिलेबस में है। उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसकी बुक है दोस्तों? लेमार्क की, सॉरी किसका सिद्धांत है? हैरिसन का, डार्विन का, मैकडूगल का। दोस्तों मैंने आपको उस दिन बताया था, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, जो कोई भी प्राणी वातावरण में तभी जिंदा रहेगा जब वह खुद को वातावरण के अनुसार ढाल लेगा, और इसी पर सिद्धांत चलता है किसका? चार्ल्स डार्विन का। याद करिए, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 1859 में आई उनकी बुक जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, प्रजातियों का उदय। तो द राइट आंसर इज डार्विन। लेट्स गो, आइए क्वेश्चन नंबर 19। यह दोस्तों एक बहुत दमदार क्वेश्चन है। यह यूपीटीटी में पूछे गए एक बहुत अच्छे प्रश्नों में से एक प्रश्न है। विनय साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का, अभिक्षमता का। दोस्तों एक बार आपको लगेगा कि इसका उत्तर ये है, और दोस्तों मैं उत्तर में आपको दौड़ाना नहीं चाहता, सीधा बता देता हूं उत्तर भी है। हाँ ये बताता हूं क्यों है, ध्यान सुनेंगे दोस्तों। अभी अभी मैंने बताया कि 3 से 15 साल का है, तो जो प्रश्न 3 वर्ष के लिए बनाए गए हैं वो खास 3 वर्ष के लिए ही है। 15 भाई 3 वर्ष में क्वेश्चन क्या है? तकिए के नीचे का भोजन ढूंढ के दिखाओ, अपना नाम लेके दिखाओ, शरीर के अंगों को बोलेंगे। नाक आपने देखा होगा, हमने टेस्ट लिया हुआ है दोस्तों, जब हम छोटे थे हमारे स्कूल में होता था, वो नाक बोलता था हमको नाक को, फिर सर बोलता था सर को छूना पड़ता था। दोस्तों यह 15 साल वाले पे नहीं चलेगा, यह खास 3 साल के लिए बना है। इसलिए कौन सा परीक्षण है? विशिष्ट बुद्धि परीक्षण है दोस्तों। आइए नेक्स्ट, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, थकान, ये सभी। लेट्स गो, आइए बिल्कुल दोस्तों हम सभी जानते हैं, मैंने आपको उस दिन बोला था कि अगर शारीरिक स्वास्थ्य खराब है, चिड़चिड़ापन आएगा,
गुस्सा आएगी, घबराहट आएगी, अर्थात ये सही है। मानसिक स्वास्थ्य भी खराब रहेगा दोस्तों, और थकान लगी हो तो कोई दो लाठी मार के भाग गया हो, उसको बोलेंगे चलो तुमको परसों मारेंगे दोस्तों। ई फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। ये सही है, बस आपको हंसा के बता रहा हूं पर यही सच है। एकदम नींद से बोझिल है, कोई गाली देके गया तो उसने हटाओ यार कल सुबह देखा जाएगा। उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। लेट्स गो। आई क्वेश्चन नंबर 21, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा सामाजिक विकास की। इसको ऐसे रट लीजिए दोस्तों, यह चांस है कि फिर से आएगी। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? हरलॉक का, टीपी नन का, मैकडूगल का, रॉस का? बहुत दोस्तों, सामाजिक विकास की शायद सबसे पॉपुलर परिभाषा, और मैंने देखो आपको पता ही है सामाजिक विकास के लिए ही जानी जाती है वो महिला कौन? लेडी एलिजाबेथ बैरेट हरलॉक। पूरा नाम दोस्तों लेडी एलिजाबेथ बैरेट हरलॉक, ऐसा लगता है इंग्लैंड की महारानी का नाम है। हरलॉक, हरलॉक एलिजाबेथ बैरेट हरलॉक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सीखने का सबसे बेहतर अर्थ क्या है? सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, वैयक्तिक समायोजन? आइए विक्रम को आइए आइए दोस्तों, तो व्यवहार में हत्या करना नहीं सीखना है, निगेटिव लर्निंग को नहीं वरीयता देते हम। व्यवहार में सुधार आए वो भी वांछनीय, पहले से बेहतर हो दोस्तों। व्यवहार में परिमार्जन इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, वाणी दोष नहीं है। किसको वाणी दोष नहीं मानेंगे? ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर अस्पष्ट उच्चारण करते हैं, कहते कुछ और है, समझ कोई और जाता है, तो यह पक्का वाणी दोष है। हकलाना और तुतलाना बिल्कुल, लिस्पिंग स्टैमरिंग की बहुत तेजी से इतनी हैश साउंड निकालते हैं, सामने वाले के कान फट जाते हैं। अब जानबूझ के धीमा या तेज बोलोगे तो ये कौन सा भाई, आप फुसफुसा के बोल रहे हो, स्परिंग, किसी के कान में फुसफुसा के बोल रहे हो, तो यह आप जानबूझ के कर रहे हो, कोई वाणी दोष थोड़ी है। सो द राइट आंसर इज गैस बी फॉर बॉम्बे। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। प्राथमिक, देखिए दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, बहुत आता है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा का सबसे सही तरीका क्या है? दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था, मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापित करना, उपरोक्त सभी। दोस्तों पहले ही बताया था, निचली कक्षा में प्राथमिक स्तर बोले तो कक्षा 1-2 बच्चा लेक्चर, उसको बताओगे बेटा ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्या वो ईमानदारी को देख रहा है? तो उसका चिंतन मूर्त होता है। इसलिए ये सब के सब दंड गलत है दोस्तों। द राइट आंसर इज सी। क्या खुद शिक्षक मूल्यों का पालन करे ताकि बच्चे उस शिक्षक को देख देख कर मूल्य को धारण कर ले। मूर्त शिक्षक में मूल्य रहेगा, दिखाई तो पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित है कैसे कैसे मूल्य? ऑप्शन ए आध्यात्मिक मूल्य, सॉरी सम्मिलित नहीं है, माफ करेंगे, मूल्यों के वर्गीकरण में कौन से मूल्य शामिल नहीं है? आध्यात्मिक मूल्य, किसी भी प्रकार से पैसा कमाने का मूल्य, बहुत समझ ही गए होंगे। नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, मतलब किसी भी प्रकार का पैसा कमाने का मतलब क्या करेंगे? गांजा बेचेंगे, चरस बेचेंगे? दोस्तों शिक्षा में मतलब पैसा कमाने का स्रोत भी सही होना चाहिए। बी इज द राइट आंसर। किसी भी प्रकार से थोड़ी पैसा कमाएंगे, गला काटो, हत्या करो, स्मगलिंग करो, ये थोड़ी है भैया मूल्य। मूल्य एक आदर्श अवस्था होती है, मूल्यों को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता दोस्तों। मूल्य को इसीलिए आदर्शात्मक क्यों कर, आदर्श मतलब आप थोड़ा बहुत फॉलो कर सकते हो। मूल्य आदर्शात्मक होते हैं जिन्हें हमें रिसीव करना है, जिन्हें एक्चुअली रिसीव करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। आई तो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, व्यक्तित्व का संगठन किस प्रकार का है? ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सामाजिक राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। आई दोस्तों व्यक्तित्व में हम पूजा पाठ वाले को वरीयता नहीं देते, हम व्यक्तित्व के धार्मिक साइड को नहीं काउंट करते।
हम व्यक्तित्व में, देखिए हर चीज का अपना तरीका है। हम व्यक्तित्व में पैसे को वरीयता नहीं देते दोस्तों। व्यक्तित्व गुणों का संगठन है, नोटों का संगठन नहीं। आई एम डैम श्योर आप मेरी बात को सीधा सीधा समझ रहे हैं। मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गुण शामिल होते हैं। आपका एक्सप्रेशन, आपका कम्युनिकेशन, आपकी शरीर रचना, आपके संप्रेषण, ये सब आते हैं दोस्तों। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्या? मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। आइए क्वेश्चन नंबर 27। आत्म केंद्रित व्यक्ति जो सिर्फ अपने आप से मतलब रखे, वो कैसा होएगा? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक रूप से निर्भर। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, लेट्स गो। दोस्तों हम सभी जानते हैं जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होगा वो अकेले रहना चाहेगा, खुद से मतलब रखना चाहेगा, इसलिए वह क्या होगा? अंतर्मुखी होगा दोस्तों। क्या होगा? अंतर्मुखी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। अपने ऊर्जा बल को, अपने लिबिडो को बाहर की ओर धकेलना, जो बाहर प्रकट करता हो, ऐसा व्यक्तित्व किस प्रकार होगा? ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर कोई अपनी ऊर्जा को बाहर की तरफ मोड़ देता है तो एक बात तो साफ है कि वह चिंतित नहीं रहेगा, एकांतवास नहीं करेगा, अकेले में बकवास नहीं करेगा। सो द राइट आंसर इज गाइस, ऐसे आदमी में कैसा व्यक्तित्व होगा? बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट। युंग की भाषा में कैसा होगा? एक्सट्रोवर्ट, जिसे हम कहते हैं क्या? बहिर्मुखी। लेट्स गो लास्ट क्वेश्चंस। ओके, कक्षा 4 का एक अध्यापक, ओहो अध्यापक कहां से आ गया? यहां अध्यापक नहीं आएगा। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत कर देंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। बहुत दमदार क्वेश्चन है, देखिए। स्वयं परामर्श की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। ओके, शुरू करते हैं दोस्तों। सिंपल सी बात है, अभिभावक से रोज उसके पापा को ही फोन किए पड़े रहोगे। दोस्तों 4 का बच्चा है, अचानक उसको मनोचिकित्सक के पास ले जाओगे, पगला है, इसलिए मैं पागल हो गया हूं क्या? रॉन्ग। सबसे पहले आप खुद ट्राई करेंगे। जब आपकी सीमा से बाहर जाएगा तब नंबर आएगा किसका? हर चीज का एक क्रम है दोस्तों। पहले आप कारण जाने, क्या पता है छोटी मोटी समस्या हो, उसके लिए मनोचिकित्सक के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। आइए देखते हैं भाषा विकास। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। दमदार क्वेश्चन है दोस्तों। अनुबंधन का अर्थ है बच्चा क को सीखने के लिए कबूतर के चिन्ह का सहारा लेता है। कबूतर के चिन्ह को अनुबंधित किया गया है, जोड़ा गया है क से। यह सिद्धांत दिया है दोस्तों किसने? पावलोव ने। अनुकरण का सिद्धांत स्किनर का, बच्चे भाषा अनुकरण से सीखते। परिपक्वता का सिद्धांत साइंस से आता है। क्या? कि बच्चे का बस चले तो पैदा होते ही धारा प्रवाह हिंदी बोलना चाहेगा, और तभी बोलेगा जब वोकल कॉर्ड, स्वर यंत्र बॉडी के परिपक्व होंगे, तभी तो स्वर निकलेगा, आवाज निकलेगी। और दोस्तों सही उत्तर है सी, अतिरिक्त। पूरा उत्तर जानेंगे, हाँ, केवल मत जानिए कि उत्तर सी है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत खेल का सिद्धांत है। क्या कहता है कि बच्चे के पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची होती है, वह, फिर सुनेंगे, बच्चे, शायद दोस्तों हर्बर्ट और उनके सहयोगियों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, शायद हर्बर्ट स्पेंसर या हर्बर्ट, इन दोनों में से कोई एक नाम, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। शायद हर्बर्ट या हर्बर्ट स्पेंसर ने सिद्धांत दिया है। ये क्या कहता है कि जो बच्चे के पास ऊर्जा बची होती है, वह उसे खेलों द्वारा निकालने की कोशिश करता है। मतलब अपने आप को संतुलित करने के लिए अपनी अतिरिक्त एनर्जी का ह्रास करता है खेलों द्वारा, और खुद को संतुलित करता है। दोस्तों एक बार बताएं कैसे लगा यह आज का